Legal Solutions. Know the law. Know your rights. नमस्कार, मैं एडवोकेट संगीता सिंह और आप देख रहे हैं लीगल सॉल्यूशंस चैनल, जहां हम आपके लिए कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में। जब कोई अपराध हमारे समाज की शांति को भंग करता है तो न्याय की ओर पहला और सबसे अहम कदम होता है FIR दर्ज कराना। यह दस्तावेज सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि पूरी आपराधिक जांच की नींव है। इसे आप उस चाबी की तरह समझिए जो न्याय व्यवस्था के दरवाजे खोलती है। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह पीड़ित हो या गवाह, पुलिस स्टेशन जाकर संज्ञेय अपराध की सूचना देता है तो उसकी बात को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 378 के तहत दर्ज किया जाता है। यह रिपोर्ट पुलिस को कानूनी रूप से जांच शुरू करने के लिए बाध्य करती है। FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया हर नागरिक के लिए सरल और सुलभ बनाई गई है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने अपने मोहल्ले में चोरी होते देखी तो वह नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर अधिकारी को घटना बता सकता है। पुलिस अधिकारी कानूनी रूप से बाध्य है कि वह यह सूचना दर्ज करे, उसे पढ़कर सुनाए और सूचक से उस पर हस्ताक्षर करवाए। FIR की एक मुहर लगी और हस्ताक्षरित प्रतिसूचक को मुफ्त में दी जाती है। इस दस्तावेज में अपराध की तारीख, समय और स्थान जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, घटनाओं का विवरण और किसी भी जांच संदिग्ध या गवाहों के नाम शामिल होते हैं। यह अपराध का मुख्य रिकॉर्ड बनता है, जिससे आगे की पूरी जांच का मार्गदर्शन होता है और प्रारंभिक तथ्यों को तुरंत दर्ज किया जाता है। जैसे ही यह आधारभूत दस्तावेज दर्ज होता है, एक विशेष और व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब पुलिस को FIR की शक्ति मिल जाती है और वे औपचारिक जांच शुरू करते हैं। इसमें अपराध स्थल पर जाकर भौतिक साक्ष्य इकट्ठा करना शामिल है, गवाहों से पूछताछ कर उनके बयान लेना और संभावित संदिग्धों की तलाश व पूछताछ करना। हर जानकारी, हर बयान और हर सुराग को केस डायरी में सावधानी पूर्वक दर्ज किया जाता है। उद्देश्य यह है कि जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी तस्वीर विश्वसनीय साक्ष्यों के साथ तैयार की जाए ताकि अदालत में टिक सके। यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस की जांच की गुणवत्ता और गहराई ही केस के अंतिम परिणाम और पीड़ित को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाती है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस अंतिम रिपोर्ट तैयार करती है, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये रिपोर्ट 2 रूपों में हो सकती है। अगर जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। इसमें आरोपियों के खिलाफ आरोप और उनके समर्थन में साक्ष्य का उल्लेख होता है, जिससे मुकदमे का रास्ता खुलता है। वहीं अगर पुलिस को कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलता या शिकायत झूठी या निराधार पाई जाती है तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है। इसके बाद अदालत तय करती है कि रिपोर्ट स्वीकार करनी है या आगे जांच का आदेश देना है, जिससे पूरी प्रक्रिया में जांच और संतुलन बना रहता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट संगीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल सॉल्यूशंस। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। अक्सर जटिल आपराधिक मामलों में यह सवाल उठता है कि क्या एक ही घटना के लिए दूसरी FIR दर्ज की जा सकती है? क्या कानून इसकी अनुमति देता है कि एक ही घटना के लिए दूसरी FIR दर्ज हो? सीधा और स्पष्ट उत्तर है, आमतौर पर नहीं। अगर आप दंड प्रक्रिया संहिता या उसकी जगह आई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को देखें तो आपको कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलेगा जो एक ही अपराध या घटना के लिए एक से अधिक FIR दर्ज करने की अनुमति देता हो। स्थापित कानूनी सिद्धांत यही है कि एक घटना के लिए एक ही जांच होनी चाहिए। इसका उद्देश्य है कि समानांतर जांचों से बचा जाए, जिससे विरोधाभासी परिणाम, भ्रम और आरोपी का उत्पीड़न हो सकता है। यह कानूनी दृष्टिकोण प्रक्रिया की निष्पक्षता और दक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। कल्पना कीजिए, एक झगड़ा हुआ और उसकी FIR दर्ज हो गई। अगर दूसरी पार्टी को भी उसी घटना के लिए किसी और थाने में अलग FIR दर्ज करने की अनुमति मिल जाए तो व्यवस्था में अराजकता आ जाएगी। पुलिस 2 अलग अलग जांचें करेगी,
और एक ही तथ्य के आधार पर अलग अलग निष्कर्ष निकल सकते हैं। इससे न केवल राज्य के संसाधनों की बर्बादी होगी, बल्कि जांच की विश्वसनीयता भी प्रभावित होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई ऐतिहासिक फैसलों में यही कहा है कि एक ही घटना से संबंधित कोई भी नई जानकारी पहली एफआईआर की केस डायरी में दर्ज की जानी चाहिए, न कि नई एफआईआर के रूप में। दूसरी, एफआईआर की अनुमति न देने के पीछे तर्क यही है कि जांच की कहानी एक ही धारा में आगे बढ़े। अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई नई जानकारी या सबूत सामने आता है तो उसे उसी चल रही जांच में जोड़ा जाता है। जैसे अगर किसी डकैती के एक हफ्ते बाद कोई गवाह सामने आता है तो उसकी गवाही उसी केस फाइल में जोड़ी जाती है। इससे नई एफआईआर दर्ज नहीं होती। इससे जांच की सारी कड़ियां एक ही केस फाइल में जुड़ती हैं और अदालत में एक ही चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट पेश की जाती है। लेकिन कानून हमेशा काला सफेद नहीं होता। यह एक जीवंत व्यवस्था है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। सामान्य नियम स्पष्ट है, लेकिन न्यायपालिका ने यह भी माना है कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में इस नियम का कठोर पालन न्याय के साथ अन्याय कर सकता है। अगर दूसरी रिपोर्ट सिर्फ दोहराव नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अलग कहानी या साजिश को उजागर करती है, तो क्या किया जाए? ऐसे ग्रे क्षेत्रों में अदालतों ने अपवाद बनाए हैं और न्याय की पूर्णता के लिए दूसरी एफआईआर की अनुमति दी है। लेकिन यह नियम नहीं, बल्कि अपवाद है। इसी विषय को हम एक हालिया केस के माध्यम से आगे समझेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट संगीता सिंह और आप देख रहे हैं लीगल सॉल्यूशंस चैनल। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम केस की, जिसमें दूसरी एफआईआर के कानूनी पहलू को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विस्तार से समझाया। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने दूसरी एफआईआर के जटिल मुद्दे को उजागर किया। एसएमटी संगीता मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस में कोर्ट को प्रक्रिया और न्याय के बीच संतुलन बनाना था। यह मामला वृंदावन, मथुरा में एक जली हुई लाश मिलने से शुरू हुआ, जिसने सबको हिला दिया। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। मृतक की पहचान उसकी पत्नी श्रीमती संगीता मिश्रा और उनके बेटे ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत जलने से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी, यानी हत्या के बाद सबूत छुपाने की कोशिश की गई। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन श्रीमती संगीता मिश्रा को लगा कि सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई है। उनका मानना था कि हत्या एक साधारण घटना नहीं, बल्कि संपत्ति विवाद से जुड़ी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि असली अपराधी यानी साजिशकर्ता अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस की जांच सतही रही। अपनी शंका और अलग कहानी के साथ उन्होंने पुलिस से दूसरी एफआईआर दर्ज करने की मांग की, ताकि पूरी साजिश की जांच हो सके। लेकिन पुलिस ने साफ मना कर दिया, यह कहते हुए कि एक ही घटना पर दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। पुलिस की अस्वीकृति के बावजूद श्रीमती मिश्रा ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 136(3) के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दिया, ताकि पुलिस को दूसरी एफआईआर दर्ज करने और जांच के आदेश दिए जाएं। दुर्भाग्यवश मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और सेशंस कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। दोनों निचली अदालतों ने पारंपरिक कानून का पालन किया कि एक ही घटना पर दूसरी एफआईआर मान्य नहीं है। ऐसा लगने लगा कि एक विधवा के लिए न्याय के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं और अब सिर्फ हाई कोर्ट ही आखिरी उम्मीद बची थी। इसी मोड़ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल दिया, जहां उन्होंने धारा 492 सीआरपीसी के तहत याचिका सुनी, जो कोर्ट को न्याय के हित में विशेष अधिकार देती है। हाई कोर्ट ने इस मामले को अलग नजरिए से देखा। कोर्ट ने तथ्यों और सुप्रीम कोर्ट के बाबूभाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात जैसे महत्वपूर्ण फैसलों का गहराई से विश्लेषण किया। कोर्ट ने माना कि श्रीमती मिश्रा की शिकायत पहली एफआईआर का विस्तार नहीं, बल्कि एक अलग कहानी और बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के आदेश पलटते हुए दूसरी एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी, जिससे एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम हुई। नमस्कार,
मैं एडवोकेट संगीता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल सॉल्यूशंस। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की चर्चा करेंगे, जो यह याद दिलाता है कि कानून का मकसद न्याय दिलाना है, न कि न्याय के रास्ते में रुकावट बनना। इस फैसले से सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकलती है कि दूसरी एफआईआर पर आमतौर पर रोक है, लेकिन यह नियम पूरी तरह से कठोर या अटल नहीं है। अगर दूसरी शिकायत पहली एफआईआर की सिर्फ दोहराव नहीं है, बल्कि घटना का अलग पक्ष या नई साजिश को उजागर करती है, तो अपवाद के तौर पर दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। यह फर्क बहुत जरूरी है। दूसरी एफआईआर में पूरी तरह अलग कहानी या तथ्य होने चाहिए, सिर्फ मामूली बदलाव या सुधार नहीं। इस फैसले से उन पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को ताकत मिलती है जिन्हें लगता है कि पहली पुलिस जांच अधूरी या गलत दिशा में गई है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सड़क दुर्घटना की एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन बाद में परिवार को सबूत मिले कि यह एक सोची समझी साजिश थी, तो अब उनके पास दूसरी एफआईआर दर्ज कराने का मजबूत कानूनी आधार है। आज लीगल एक्सपर्ट्स और मेरा चैनल लीगल सॉल्यूशंस इस फैसले को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि अगर आपकी कहानी पुलिस ने अनदेखी की है और वह पूरी तरह अलग है, तो आप कोर्ट के जरिए नई जांच की मांग कर सकते हैं। यह फैसला यह नहीं कहता कि कोई भी मनमर्जी से कई एफआईआर दर्ज करा सकता है। कोर्ट हर ऐसे मामले की गहराई से जांच करेगा, ताकि इस अपवाद का गलत इस्तेमाल न हो। दूसरी एफआईआर का इस्तेमाल किसी को परेशान करने या पहली रिपोर्ट का जवाब देने के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरी एफआईआर की मांग करने वाले को कोर्ट में यह साबित करना होगा कि उनकी शिकायत वाकई अलग है, न कि सिर्फ जांच को भटकाने की कोशिश। कोर्ट यह देखेगा कि कहानी, मकसद और आरोपियों की पहचान में असल फर्क है या नहीं, तभी दूसरी एफआईआर की इजाजत मिलेगी। निष्कर्ष में, भारत में दूसरी एफआईआर दर्ज कराने का कानून बहुत बारीकी से समझने वाला है। कोई सीधी कानूनी धारा इसकी इजाजत नहीं देती और सामान्य नियम है कि दूसरी एफआईआर पर रोक है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के संगीता मिश्रा केस में यह साफ किया गया है कि न्याय के दरवाजे बंद नहीं हैं। जब नए तथ्य सामने आते हैं जो अपराध की अलग तस्वीर या बड़ी साजिश दिखाते हैं, तो दूसरी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सच्चाई सामने लाना और दोषियों को सजा दिलाना कानूनी प्रक्रियाओं में उलझकर न रह जाए। मैं एडवोकेट संगीता सिंह और मेरा चैनल लीगल सॉल्यूशंस आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों की जानकारी हिंदी में भारतीय उच्चारण के साथ महिला आवाज में देते रहेंगे। धन्यवाद।